अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। तो नाजरीन, आज एशिया कप का इफ्तिताही मैच खेला गया जिसमें अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल थी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 188 रन का स्कोर दिया, जिसके ताकुब में हांगकांग की बल्लेबाजी जारी है और हांगकांग की टीम मुश्किलात का शिकार है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सुहेल साहब, टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आगाज करेंगे आपकी जानिब आऊंगा। आमिर सुहेल साहब, किस तरह से देखते हैं इफ्तिताही मैच, एशिया कप का बाकायदा आगाज हो गया और पहले मैच में 188 रन का जो है वो टारगेट दिया? देखिए, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ कि अफगानिस्तान की टीम बहुत इस्टेब्लिश टीम है और हांगकांग की जो टीम में पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं और जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और पार्ट टाइम क्रिकेटर्स का फ़र्क तो होता है। और बॉलिंग में आप ये कह सकते हैं कि हांगकांग ने थोड़ा सा चैलेंज किया, लेकिन हमने ये देखा कि जो थोड़ी सी कम एबिलिटी की टीम होती है, जब बड़ी टीम को फंसाती हैं तो वो जल्दी जल्दी मैच ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और डेस्परेशन में या तो बैटिंग करना शुरू कर देते हैं या बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं और उसमें जो उनकी गिरफ्त होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाती है और बड़ी टीम जो है वो कम बैक कर लेती है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा, ठीक है, हांगकांग का एशिया कप में पार्टिसिपेट करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाएगा कि लोकल प्लेयर जब तक टीमों में शामिल नहीं होंगे तो ये क्रिकेट आगे बढ़ने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते उस मुल्क में। सही। खुर्रम साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आगाज हुआ, पहला मैच था, इफ्तिताही मैच था, स्टार्टिंग में स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, उसके बाद अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया और एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया। हांगकांग की टीम ने जिस तरह से आगाज किया, मैच को किस तरह से देखा? नहीं, देखें, एक चीज़ तो क्लियर है, डिफरेंस तो दिख रहा था और कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़्यादा की और रही सही की जो कसर थी हांगकांग की, जो फील्डिंग ने बहुत डिसअपॉइंट किया। देखिए, बैटिंग और बॉलिंग आप अच्छी भी करते हैं, ख़राब भी करते हैं। एक फील्डिंग एक वाहिद ऐसा शोबा है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों में आप डिफरेंस डाल देते हैं। अगर आप एक प्लेयर का कैच ड्रॉप आपसे हुआ और उस प्लेयर ने 73 की इनिंग खेल दी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि उस प्लेयर का अगर 23, 24 या 20 रन पे कैच हो जाता तो ये आप 75 रन की इनिंग उसमें से 50 माइनस कर दें तो सोचे उनका भी टोटल ऑलमोस्ट 150 के करीब होता, वो रीचेबल है। अब आपका डिफरेंस कितना आ गया, 250 रन का उन्होंने टोटल किया और ऐसा नहीं हुआ जिस प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, गुरबाज से मेन, वो आज भी जिस तरह की उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई या वो ज़्यादा शॉट्स पे जा रहा है, उसकी वजह से वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में आया हुआ है। तो मुझे आज उससे बहुत उम्मीद थी कि ये ऐसी टीमों के अगेंस्ट इस तरह के प्लेयर को एक फॉर्म चाहिए होती है जो आ जाती है अमूमन, मगर आज भी स्टिल जिस तरह की उन्होंने शॉट सिलेक्शन की तो उनका फॉर्म में आना ज़रूरी है। और फील्डिंग का एक बार फिर मैं कहूँगा कि आज अफगानिस्तान के प्लेयरों से भी कैच गिरे हैं और किसी वाइटल मैच में अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ये चीज़ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी तो चलें, हांगकांग टीम थी और एक अच्छा ग्रैंड टोटल हुआ था, मगर कोई अच्छी टीम आपके सामने हुई अपोनेंट तो इनका ग्रुप वैसे ही इतना ईजी नहीं है, तो इनको अपनी थोड़ा फील्डिंग को देखना पड़ेगा, जो फील्डिंग में अब अफगानिस्तान के लैप्सेस दिखना शुरू हो गए हैं आखिरी 1.5-2 साल में। वरना इनकी फील्डिंग की एग्जाम्पल दी जाती थी कि अफगानिस्तान जो है ना, उनकी फील्डिंग जो है ना, उनका एक स्टैंडर्ड है, तो एक ये थोड़ा सा उनका लूप होल है जो दिख रहा है। सही। आमिर साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं खुर्रम फील्डिंग की और अफगानिस्तान का ये जो लूप होल सामने आ रहा है फील्डिंग वाला, इस पर तवज्जो देना और इसको ठीक करना अफगानिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि आगे बड़ी टीमों के साथ मैच हैं, ग्रुप मैचेस में तगड़ा ग्रुप है ये वाला, तो किस तरह से अफगानिस्तान सर्वाइव करेगा अगर सूरत हाल यही रहती है तो? देखिए, फील्डिंग जो है वो हमेशा से जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसेट रहा है और कई टीमों को हमने देखा कि उनकी टीम में इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी, लेकिन अपनी फील्डिंग की वजह से उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स पे बड़ा इम्प्रेस किया। पहले टीम थी जिम्बाब्वे की, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो फील्डिंग करके टीमों को मुश्किल में डाला। फिर आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया को हैरान किया अपनी फील्डिंग एबिलिटी की वजह से। तो फील्डिंग तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस
रखती है। और ऐसे फॉर्मेट में जहां पे 2 ओवर्स मैच का नक्शा पलट दे, वहां पे आप एक तगड़े प्लेयर को चांस दे दे, वो तो फिर मैच ख़त्म करके आएगा। तो फील्डिंग जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान को इम्प्रूव करनी चाहिए। और अभी जब ये खेल रहे थे ट्राई नेशन सीरीज़, तो इनके एक पुराने फील्डिंग कोच थे जो कि किसी और टीम में चले गए, अब वो उनको वापस लाने की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक फ़र्क तो इनकी फील्डिंग में डेफिनेटली पड़ा। सही। खुरम, ये जो फ़र्क पड़ा फील्डिंग में, ये फ़र्क से बाहर आना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अभी हांगकांग हल्की टीम थी, उसके बाद नताइज अगर इस तरह से ही सामने आते रहे तो नुकसान कितना होगा? क्योंकि अफगानिस्तान खुद को तो सेकंड वर्ल्ड बेस्ट टीम समझता है एशिया की T20 में। देखें, समझने में और करके दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। और अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो कोई इसमें डाउट थोड़ी है, तो दुनिया फिर कहेगी आप वाकई भाई सेकंड क्या फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए। मगर इन दी एंड बॉटम लाइन ये है कि सर इनकी फील्डिंग में थोड़ा सा ये कह लें कि रिलैक्सेशन ज़्यादा हो गया है, या फील्डिंग कोच की जिस तरह आमिर भाई ने बात की वो चले गए थे, उनको वापस लाने की बात हो रही है। मगर कहीं ना कहीं लास्ट 2 ईयर से इनकी फील्डिंग में इनका फील्डिंग का ग्राफ नीचे गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज कह लें लकी रही अफगानिस्तान कि जो वो चाह रहे हैं उनको वो चीज़ मिल रही है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि उनकी किसी भी अच्छे मैच की अगर आप उठा के देखें ना, इनकी कोशिश होती है हम बैटिंग करें पहले और अपनी बॉलिंग से डिफेंड करें। इनकी जीत का जो रेशो है वो पहले बैटिंग करते हुए बॉलिंग इनको जितवाती है। वो राशिद के गिर्द हो गया, मुजीब हो गया, या नूर हो गया, फारूकी हो गया, या नवीन हो गए। और ये इन्होंने बॉलिंग से प्रूव किया है कि अगर आप अच्छी डिसेंट बॉलिंग एरिया में करें अगर, तो आपकी टीम जीतेगी। तो मगर अच्छी जो टीम है वो इनके अगेंस्ट काम करके आएंगी और वो इन्हें कॉस्टली पड़ सकता है। तो इस चीज़ को इनको सोचना चाहिए कि अगर हमें पहले बॉलिंग करनी पड़ गई तो हम इस बैटिंग एटीट्यूड से हम चेस कर पाएंगे 150 रन भी, क्योंकि ये पिचेज इतनी आसान नहीं है। चलें, ये तो हांगकांग की टीम है। अगर बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और श्रीलंका जैसा आपने देखा है वो फाइनल खेली हुई है लास्ट भी, और अच्छी डिसेंट टीम है, तो वो इनके ग्रुप में है। तो इतना आसान नहीं होगा कि आप कह लें कि फर्स्ट चॉइस जो है वो अफगानिस्तान है और वो क्वालिफाई तो लाजमी करेगी। तो इनको देखना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, ख़ासतौर जिस तरीके से बैटिंग कर रही है इनकी, मतलब आप किसी एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर पा रहे। आज नबी ने जिस तरह आके अटैक किया है, वहां से अफगानिस्तान की तरफ गेम का मोमेंटम गया है। अगर आप नबी की बैटिंग का देखें, उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल की गई है 7वें 8वें स्टंप पे, जो एक्चुअली में नबी की बैटिंग का पावर जोन है। इसको जब भी बैटिंग करने आते हैं तो इनको विद इन स्टंप बॉडी में बॉल करते हैं और वेस्ट हाई बॉल होती है, तो जहां ये फेस में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखा गया, मगर उनके एरिया में बॉल हुई और खुली हिटें मारी उन्होंने। ऐसा लगा था जैसे वो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं और वो आती उन्होंने अटैक किया और उसमें कामयाब हो गए। उसके बाद हांगकांग पूरे मैच में दूर होती चली गई। तो इस वजह से आप समझते हैं कि हांगकांग को नुकसान हुआ और स्कोर भी ज़्यादा पड़ा। सही। स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। पहला मैच एशिया कप का, इस हवाले से उनकी राय भी जान लेते हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं, इफ्तिताई मैच था अफगानिस्तान का और हांगकांग का। आगाज़ में थोड़ा सा डगमगाया अफगानिस्तान, लेकिन उसके बाद एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब रहा। बहुत शुक्रिया उमैर, क्योंकि कराची में तूफानी बारिश हुई है, सड़कें ज़ेरे आब हैं, उसकी वजह से मैं आज आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ नहीं जा सका, बैठ नहीं सका। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, 4 कैचेस जो है वो हांगकांग की टीम ने ड्रॉप किए। पहले ही ओवर से सिद्दीकुल्लाह अतल का कैच ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद अजमतुल्लाह उमर जई के कैचेस ड्रॉप हुए। तो वो कैचेस विन मैचेस और ना तजुर्बाकारी भी जो है वो हांगकांग चाइना की टीम के जो है वो आड़े आई, और इसका नाम भी अब उन्होंने हांगकांग चाइना कर दिया। पहले जो ग्रुप्स रखे थे उसमें तो हांगकांग था, लेकिन अब हांगकांग चाइना है। और खास बात यह है कि जिस तरह मैं सुन रहा था कि आमिर सुहेल को भी, कि लोकल प्लेयर्स नहीं है। एक खिलाड़ी था आमिर जिसका नाम था मार्क चैपमैन, जो यहीं पैदा हुआ हांगकांग में, और फिर उसके बाद उसके वालिद भी यहीं थे। वो शिफ्ट हो गया न्यूजीलैंड, और वो न्यूजीलैंड से खेल रहा है। सबको याद होगा क्या उसने मार लगाई थी पाकिस्तान की, जब पाकिस्तानी टीम ने दौरा किया था न्यूजीलैंड का। तो वहां के लोकल प्लेयर्स नहीं है, बल्कि ज्यादातर एक्सपैट्रिएट्स खेल रहे हैं। अब जिस तरह से ये आयुष है, ये स्टूडेंट है जिसका हेयर स्टाइल जो वही पैदा हुआ, ये स्टूडेंट है,
और वो जो है वो क्रिकेट भी खेलता है। अब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं हांगकांग वाले, और हांगकांग में 1841 में पहला मैच खेला गया था, और चूंकि यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश आए थे, तो क्रिकेट को प्रमोशन मिली जिसकी वजह से। लेकिन आज के मैच में मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले जो खुद बैटिंग की, वो चाहते थे कि उनका रन रेट जो है आखिर में नेट रन रेट जब आड़े आएगा तो वो चाह रहे थे कि पहले ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करें। लेकिन 26 पे 2 विकेटें गिर जाने के बावजूद, और मैं खुर्रम मंजूर को सुन रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले 5 इनिंग्स में 98 रन थे रहमानुल्लाह गुरबाज के, और आज उन्होंने 8 रन बनाए। उनका हाईएस्ट 40 रन था जो उन्होंने यूएई के खिलाफ बनाया। तो रहमानुल्लाह गुरबाज जब आउट होते हैं तो नीचे वालों पे प्रेशर आता है, उसी वजह से आज देखें आप इब्राहिम ज़ादरान भी जल्दी आउट हो गए। वो तो फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, और फिर यासिर मुर्तजा जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और एहसान खान, क्या उन्होंने बॉलिंग की। मैं आमिर सोहेल से इस हवाले से अगर आप इजाजत दें तो मैं आमिर से पूछना चाहूंगा, आमिर कैसे देखते हैं जिस तरह से अफगानी टीम की बैटिंग सिर्फ शुरू के 3 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, कि जिसमें आपका रहमानुल्लाह गुरबाज है, उसके अलावा इब्राहिम ज़ादरान है, सदीकुल्लाह आतुल। अगरचे आज नबी की बैटिंग आई, लेकिन आप समझते हैं कि अगले मैचेस में जो बांग्लादेश से भी है, श्रीलंका से भी है, फंस जाएगी अफगानिस्तान की टीम? देखिए, कल हम लोग जब प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने यही कहा कि अगर आप अतल को आउट करें या ज़ादरान को आउट करें, उसके बाद इनके पास सारे एक जैसे प्लेयर्स हैं, सारे आके हिटे मारने की कोशिश करते हैं, और बड़ी टीमें जब 1-2 मेन प्लेयर आउट कर लें तो फिर आपको वापस नहीं आने देती। अभी आज तो इनकी हांगकांग के खिलाफ लग गई। अगर आप देखें 13 ओवर्स में इनके 95 रन थे और 4 खिलाड़ी आउट थे। आप समझते हैं कि बड़ी टीम यहाँ से आपको वापस आने देगी? ठीक है, इनका एक्सपीरियंस था हांगकांग का, इन एक्सपीरियंस, बॉलिंग की वो वाली क्लास भी नहीं थी कि ये आखिरी मेरा ख्याल है 7 ओवर्स में 93 के करीब रन कर गए। लेकिन ये वाली जो बैटिंग है, ये 1 डायमेंशन बैटिंग है, 1-2 प्लेयरों को निकाल लें। आज भी जो ये यहाँ तक पहुँचे, मैं समझता हूँ कि अतल की वजह से पहुँचे। जिस तरह उन्होंने चांस लेने के बाद समझदारी से बैटिंग की, इनिंग्स को आगे लेके चलते रहे, और उसके बाद नबी और दूसरे प्लेयर आके कंट्रीब्यूट करते रहे। लेकिन सही मानों के ऊपर अगर आप देखें कि अगर किसी ने इनिंग्स को उठाया है तो वो 1 ओवर में जब इन्होंने 2 छक्के मारे और 1 चौका हासिल किया, उसके बाद जो है मोमेंटम मिला, और उसके बाद अजमतुल्लाह ने भी मारी, फिर जो भी प्लेयर आया उसकी लगी, तो ये 188 के करीब कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंका जो हैं वो इजी प्रे नहीं होंगे इनके लिए। अच्छा खुर्रम, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें उमैर, क्योंकि मैं तो एज एन एक्सपर्ट बैठा हूं। लेकिन नहीं इकबाल साहब, आप ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते, किसी की भी राय ले सकते हैं। आपकी गैर मौजूदगी में तो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। चले शुक्रिया उमैर। खुर्रम, एक बात बताएं, कल आप हमारे साथ बात कर रहे थे कि अजमतुल्लाह उमर जई, कहाँ अजमतुल्लाह उमर जई ने बड़ी पास में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है, और फिर उसके बाद बिल्कुल वो ट्राई नेशन सीरीज में बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन आज जो उसको चांसेस मिले और उसके बाद जिस तरीके से उसने बैटिंग की, आप समझते हैं वो अपने रिदम में वापस आया? और अजमतुल्लाह उमर जई एज एन ऑलराउंडर, उसकी परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे थे कि टीम अगर ये जो रिवॉल्व करती है, अगर इनमें से कोई आउट हो गए तो बड़ी टीम तो इनको नहीं आगे निकलने देगी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने देखा है और जो क्रिकेट के एथिक्स कहते हैं, एक अच्छे प्लेयर को, एक हंग्री प्लेयर को 1 इनिंग 1 मैच चाहिए होता है, जो वो काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, और वो शायद ये मैच हो सकता है। अगर आपको याद हो, हम कवर कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें इंग्लैंड की वाइटल 2 एक ही ओवर में आउट किए थे, वो यही प्लेयर था जो अफगानिस्तान को एक हारा हुआ मैच, पहले अफगानिस्तान 1 साइडेड जा रहा था, फिर बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप लगी थी जो रूट की, तो उस 1 ओवर में इसने 2 प्लेयरों को आउट किया, जो रूट था और बटलर, और उसके बाद इंग्लैंड से ये मैच जीते थे, अगर आपको याद हो। तो ये वो प्लेयर है जिसको जो लग रहा है कि चाह रहा है मैं परफॉर्म करूं, और जिस परफॉर्मेंस से मेरे मुल्क जीते। देखें, एक प्लेयर होता है इंडिविजुअली परफॉर्म करने वाला कि मैं सेटिस्फाई हूं, एक प्लेयर होता है जिससे जो कंट्री को फायदा देने के लिए सोच रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी टीम ये मैच जीते। तो ये वो प्लेयर था जिस एटीट्यूड से वो खेलता है, बॉलिंग करता है, फील्डिंग में हॉट स्पॉट पे जाता है। तो वो प्लेयर का ग्राफ बता रहा है कि ये नेक्स्ट जो है राशिद खान लेवल का प्लेयर है।
ठीक है आमिर, मैं आपसे एक सवाल करूं, क्योंकि आप तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का प्रेशर बर्दाश्त कर चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आमिर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक चीज नोट की होगी कि बीच में बिठाया राशिद खान को। एक तरफ अगर सूर्या कुमार यादव बैठे हुए थे तो दूसरी तरफ सलमान अली आगा थे, और दोनों ने कुछ ज्यादा गर्म जोशी का मुजाहरा नहीं किया। जो सवालात भी हुए, आखिर में जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो वो पोडियम से नीचे उतर गए सलमान अली आगा, और वो दूसरे लोग गले मिल रहे थे सूर्या कुमार यादव से। तो आप समझते हैं कि 9 मई के बाद जो टेंशन है वो टेंशन आज फील हो रहा था, और आपसे ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है 1996 का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल बेंगलोर में। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे आमिर? देखिए, जो पॉलिटिकल हालात हैं और जो दूसरे मुल्कों के हालात हैं, उसमें आप गर्म जोशी तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये शायद जो है वो उल्टा पड़ जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप दूसरे प्लेयरों की बात कर रहे हैं, गर्म जोशी से मिल रहे हैं, तो ये सारे प्लेयर्स जाके तकरीबन IPL खेलते हैं, तो इनका इंटरेक्शन इन प्लेयरों के साथ है, सूर्या कुमार यादव या दूसरे जो प्लेयर्स हैं। लेकिन अगर आप सलमान अली आगा की बात करें या किसी और प्लेयर की बात करें, तो आई थिंक ये सूर्या कुमार यादव को पहली दफ़ा मिल रहे हैं। सो जब आप पहली दफ़ा मिलते हैं तो वो वाली आइस ब्रेक नहीं होती। जब आप एक दूसरे से मिलते रहते हैं, आपका इंटरेक्शन रहता है, तो गर्म जोशी भी आ जाती है। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल हालात भी हैं, और दूसरा ये है कि ये एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, इनका माजी में इंटरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा जो है दोनों जो दो प्लेयर्स थे वो रिलक्टेंट नजर आए कि वो अपने वो गर्म जोशी दिखा सकें। सही, ठीक है। अभी एक ताज़ा तरीन खबर भी आपको देते चले, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। 94 रन से अफगानिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दे दिया। इस हवाले से हमारा पैनल हमारे साथ, बिल्कुल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान। जी इकबाल साहब बात पूरी कीजिएगा, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि आज जो पता चला, एक तो आई कांटेक्ट नहीं हुआ सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव का। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने हाथ मिलाया कप्तानों से और सूर्या कुमार से भी हाथ मिलाया। लेकिन वो जो टिकट्स के हवाले से मैं देख रहा था कि 16,000 VIP बॉक्स पे उनका उसका टिकट आप अंदाजा लगाएं, इतने पाकिस्तानी 12 लाख बन जाएंगे, और कम 650 से 700 दरम का। तो आमिर और खुर्रम दोनों अपनी ओपिनियन दीजिए कि इतने महंगे टिकट हैं। हालांकि अगर हम 2023 से देखें, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से अहमदाबाद में खेला, फिर 2024 में पाकिस्तान 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला इंडिया से, फिर पाकिस्तान उससे पहले 2023 में पाकिस्तान इंडिया से खेला। तो जब बहुत ज्यादा मैचेस होते हैं तो फिर लोगों की दिलचस्पी खत्म होती है या और जोश जज्बा बढ़ता है? पहले आमिर बताएंगे और फिर खुर्रम। सही, बिल्कुल इनकी राय लेंगे, लेकिन इस वक्त अभी ब्रेक पर जाना है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू और पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल और पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल और प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू। तो जिस तरह आमिर साहब और मंजूर साहब, आपके लिए मिर्ज़ा साहब ने सवाल छोड़ा था, पाकिस्तान और भारत का जो हाई वोल्टेज टाकरा है उसके टिकट्स बड़े महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, इंक्लोजर्स की प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या ये इफेक्ट करेगी प्राइस शायकीन की तादाद को? शायकीन कम तादाद में देखने आएंगे? देखिए, जो लास्ट था कि उस वक्त तक अभी टिकट सेल नहीं हो रही थी, और इन्होंने पैकेजेस किए हमें कि आप एक इंडिविजुअल मैच की जो है वो टिकट आपके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो इन्होंने पैकेजेस करके किए हमें कि अगर इंडिया के इतने मैच हैं तो सारे टिकट्स आपने सारे मैचेस के लेने हैं। तो वो जो पैकेज है वो कई लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन जिस तरह दुबई में महंगाई है तो मे भी लोग उसको अफोर्ड कर लें। इंडिया से काफ़ी लोग आएंगे, पाकिस्तान से काफ़ी लोग जो हैं वो जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो अट्रैक्ट तो करता है, और स्पेशली जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो इस होप में कि इस दफ़ा पाकिस्तान जो है अल्लाह करे इंडिया को हरा दे तो हम भी थोड़ा सा चेयर करें। तो अब इस मैच का इंटरेस्ट तो मेरा ख्याल है वो रहता है और रहेगा भी। सही। खुर्रम साहब, आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से?
नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा पाकिस्तान इंडिया का मैच हाई वोल्टेज गेम होता है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट शौक से देखी जाती है वो इस मैच को मिस नहीं करते। मेरे ख्याल से पहला ये मैच होता है जिसको देखने के लिए स्पेशली चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, टाइमिंग, जॉब की टाइमिंग, कोई घर के काम के भाई आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है और इनको देखना है। वट जो भी रात पिछले गेम्स में रिज़ल्ट हो, वो इंडिया जीता हो, पाकिस्तान जीता हो, मगर जो भी आने वाले मैचेस होते हैं उसकी एक एक्साइटमेंट अलग होती है और वो दोनों तरफ होती है। और जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है लोग पैशन से देखते हैं और वो चीज़ होनी भी चाहिए और इस चीज़ का एक मज़ा है। और आई होप कि इस दफ़ा पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा और बीट करेगा इंडिया को। देखें, आपको इन दी एंड जिस तरह की पिचेज़ हैं, आपने कैलकुलेटेड बैटिंग, उसके बाद डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है और फील्डिंग उसमें तड़का लगाएगी। अगर आप फील्डिंग अच्छी कर जाएंगे, अच्छे कैचेज़, एक आध रन आउट, तो देखें इन दी एंड 20 ओवर कभी किसी के नहीं हुए। ये 3-4 ओवर के अंदर गेम का मोमेंटम आपकी तरफ आता है और आपके पास से 1 ओवर में गेम का मोमेंटम चले भी जाता है। तो ऑन द डे आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी बैट बॉल से। सही है, अगर देखा जाए बोलते हैं कि भाई इंडिया की टीम बेटर है हमसे, मगर आपको इन दी एंड प्रूफ करना पड़ता है जीत के, अच्छा परफॉर्म करके। और जिस तरह का सरप्राइज़ पैकेज दे रही है पिछले कोई 7-8 गेम से पाकिस्तान टीम, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मैं भी पर्सनली, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया को बीट करे और अच्छी क्रिकेट खेल के बीट करे और हम कर सकते हैं। ये कह लें कि नया कप्तान, थोड़ी नई टीम, एक होप उनके मामले में थोड़ा बोलते हैं कि यार हम वीक दिख रहे हैं, मगर ये 20 ओवर जो होते हैं ना वो सारी आपको इक्वल कर देते हैं। और अगर आपने पहले बैटिंग कर ली, डिसेंट टोटल कर लिया, तो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा जिस तरह की कंडीशंस हैं, क्योंकि उनके पास ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है। तो ये एक थोड़ा सा बैटिंग में प्रेशर तो आएगा। सही। मिर्जा साहब, किस तरह से देखते हैं हाई वोल्टेज टाकरा समझा जाता है पाकिस्तान और भारत का, और जिस तरह आज तमाम कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाने से भी इज्तनाब किया, तो हाई वोल्टेज टाकरा कितना हाई वोल्टेज हो सकता है? देखिए उमर, आज तो 9 सितंबर है, अभी 5 दिन है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और हाइप बनेगी। कल भारत अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट में खेल रहा है, तो उसके बाद और उनको एक प्रैक्टिस ही होगी। फिर पाकिस्तान 12 तारीख को अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। लेकिन मैं यहाँ आमिर सुहेल चूंकि ये कमेंट्री कर रहे थे अभी ट्राई नेशन सीरीज में, इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आज आमिर हमने देखा बहुत ज्यादा है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम की जो पिच थी, आज हमने देखा कि बॉल इतना ज्यादा बल्ले पे नहीं आ रहा था, स्लो पिच थी और कोई इतना ज्यादा टर्न भी नहीं हो रहा था जिस तरह से शारजा में टर्न हुआ। तो आप इस पिच को जिस तरह, और फिर ग्राउंड भी खुला ग्राउंड है, कोई आसपास मारते नहीं है, आप इस पिच को, यहाँ की कंडीशन को हमें किस तरीके से एनालाइज करेंगे? देखिए, कल हमने यही बात की थी कि अबू धाबी की पिच के ऊपर इतना ज़्यादा टर्न नहीं होता। हाँ, यहाँ पे जितनी गर्मी पड़ रही है एमिरेट्स में, तो विकेटें जो हैं उनमें इतनी ज़्यादा जान नहीं रहती। तो आज जितना घास छोड़ा गया, कल हमने यही बात की थी कि थोड़ी सी बल्ले पे गेंद लाने के लिए ये घास छोड़ेंगे ताकि गेंद जो है वो बल्ले के पास जल्दी से पहुँचे और बैट्समैनों को आसानी हो। लेकिन घास छोड़ने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा पिच डल नज़र आई। इसके ऊपर जो है स्ट्रोक मारना कोई इतना आसान काम नहीं था। और मैं उसी तरफ वापस आऊँगा जो हम कल बात कर रहे थे, जहाँ पे इस तरह की पिचेस हों, जहाँ पे आपको पेस ना मिल रही हो, आप बड़े शॉट ना मार सकते हो, तो फिर आपने इनिंग्स को चलाना है। ये नहीं सोचना कि हमने हर गेंद के ऊपर चौका मारना है या छक्का मारना है। ये जो ट्रेंड बन गया हुआ पाकिस्तान में, उसको हमें थोड़ा सा उससे परे हटना पड़ेगा। अगर आप मैच देखें जिसमें कल या परसों 400 रन किए हैं इंग्लैंड की टीम में, उसमें मेरा ख्याल है 44 चौके लगे हैं 50 ओवर और 6 छक्के लगे हैं, और ये सारा टोटल बनता है 220 के करीब, और बाकी जो 200 रन है वो सिंगल दुक्के के साथ ही हुए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंस है सिंगल और दुक्कों की, ये हमेशा रहेगी और हमारे बैट्समैनों को ये अपने जेहन में रखना है। जब ये चीजें जेहन में रख के करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा मुकाबला करने के चांसेस है अपने आने वाले मैचों में। और दुबई की जो पिच है उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत टर्न तो होगा, और गर्मी जो है वो परेशान तो करती है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में देखें आपने फिटनेस स्टैंडर्ड जो है वो फर्स्ट क्लास में इतना हाई कर दिया हुआ है
कि थोड़ा सा भी झोल आए आपकी फिटनेस पे, जिस तरह खुरम को बार किया हुआ है, तो जब आपने ये वाला स्टैंडर्ड सेट कर दिया है तो इसका मतलब है पाकिस्तानी प्लेयर तो वो सुपर फिट होंगे ना। तो वो मैं समझता हूँ कि इस टेम्परेचर में जो उनकी फिटनेस है, जो लेवल है उनका, वो काम आएगा। लेकिन आमिर, इसमें आप कह रहे हैं ना खुर्रम को बाहर किया, मेरे पास कई ऐसी एग्जांपल मौजूद हैं कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो फिटनेस के लेवल पर पूरे नहीं उतरते और उनको सिलेक्ट कर लिया गया। और अगर कोई लड़का जरा सा 19-20 होगा जो पसंद नापसंद का शिकार हो जाए, उसको बाहर कर दिया जाता है। तो आप नहीं समझते कि फिर उसमें फेयर होना चाहिए, ईमानदारी के साथ आप अगर फिटनेस चेक करते हैं? देखिए, मैं तो ये समझ रहा था कि इन्होंने स्टैंडर्ड बहुत ऊपर किया हुआ है कि ये फिटनेस लेवल होगा, और आप ये कह रहे हैं मुझे कि कुछ ऐसे प्लेयर भी खेल रहे हैं जिनका फिटनेस नहीं है, तो फिर ये थोड़ी सी हैरानकुन बात है। अच्छा खुर्रम, आपकी तरफ आता हूं मैं। उमैर, आप मौजूद है ना, इसलिए मैं मौके का फायदा उठाऊं। खुर्रम, भरपूर फायदा उठाएं मिर्जा साहब। तो वो एक और जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि सुनने में माइक हैसन ने पीसीबी के चेयरमैन से दरखास्त की है कि जब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आए टेस्ट, वनडे और T20 के लिए, तो हाशिम आमला को एज अ बैटिंग कंसल्टेंट जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है रखा जाए, क्योंकि माजी में आप जो है मैथ्यू हेडन को रख चुके हैं बैटिंग कंसल्टेंट, और भी रमीज राजा के दौर में भी लोग आए। तो आप क्या समझते हैं, हाशिम आमला की अगर मौजूदगी होगी, खुर्रम आप जवाब दें पहले, और फिटनेस का भी बताएं। मुझे तो ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए ट्रॉफी में जिनकी फिटनेस उस लेवल पे पूरी नहीं उतरती। नहीं, देखें, पहले तो उसकी बात कर लेते जो आपने बोला कि हाशिम आमला को उन्होंने बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि एज ए बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच, जो भी वो डेजिग्नेशन कह लें, उसके पीछे रीज़न क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों पाकिस्तान के अंदर भी इतने बड़े बड़े नाम हैं और बैटिंग के लिए जिन्होंने इन कंडीशंस में ज़्यादा परफॉर्म किया, ना कि हाशिम आमला ने यहाँ सडन मैचेस खेले होंगे उसमें परफॉर्म किए होंगे। प्लेयर पे कोई डाउट नहीं, वो बड़े प्लेयर थे हैं, मगर उन्होंने क्यों रिक्वायरमेंट की इस तरह की, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि देखें, जिन कंडीशन, या तो वो यहीं के प्लेयर होते और उन्होंने इन कंडीशंस में रन्स किए होते तो समझ में आ रहा होता है। अभी हम ना साउथ अफ्रीका हम जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका यहाँ आ रही है और उसके लिए उनके बैटिंग का जो वहाँ का जो बड़ा नाम था उसको यहाँ करे, तो मैं इससे मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की। दूसरी बात ये, आपने जो बोला फिटनेस को लेके, पिछले साल था 100 मार्क में से एटलीस्ट 50% परसेंटेज आपको 6 टेस्टों में लानी होती थी, जिसमें ऑलमोस्ट हर लड़के की 65, 60, 70 बिटवीन आ जाती थी। और उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते थे कि अगर एक आध टेस्ट में रह जाते तो वो दूसरे टेस्टों में एक्स्ट्रा पुश करके वो कर लेते थे। अब हर चीज़ के अंदर लिमिट कर दी गई है और सारे टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑनेस्टी से बात की जाए, देखें क्रिकेटर मेरे कोलीग्स हैं और नाम लेके किसी का बोलना नहीं चाहिए, मगर बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, बहुत से, कि मैं नहीं मान सकता कि वो जो रखा है कि 2 किलोमीटर 9 मिनट में फर्स्ट क्लास प्लेयर एलिजिबल ही तब होगा जब वो 9 मिनट के अंदर पास करेगा। तो मैं नाम तो लूंगा नहीं, वो अच्छी बात नहीं होती, फिर वो बोलेंगे हमसे पर्सनल हो गए, मगर वो कैसे पास होगा मुझे समझ से बाहर है। सही, वो फिटनेस प्रोफाइल के हवाले से जिस तरह खुर्रम बात करें, मिर्जा साहब आपकी भी से राय लेंगे। ब्रेक पर जाना है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोश जगा दे, प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोश जगा दे, पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू और प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। जिस तरह मिर्जा साहब बात कर रहे थे फिटनेस मसाइल के हवाले से और टेस्ट पास करने के हवाले से, जिस तरह आपने खुर्रम की राय भी जानी, उनसे सवाल भी किया, तो आप क्या राय रखते हैं? क्या ये क्राइटेरिया पूरा करने में खिलाड़ी कामयाब रहेंगे? कितने फायदे हैं और नुकसानात क्या होंगे? उमर, देखें अगर इसकी हम बात करें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफा ये तरीक़ेकार इख्तियार किया, और जिस तरह खुर्रम कह रहे थे कि 9 मिनट में 2 किलोमीटर का फासला तय करना है, तो जो अंदर की खबर है वो ये कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ज्यादा वक्त लिया, लेकिन चूंकि उनके लिए कुछ न कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था, जिन लोगों ने टेस्ट लिया उन्होंने उनको क्लियर कर दिया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब हम थोड़ी सी, अगर उमैर आप इजाजत दें, बात कर लेते हैं। जी मिर्जा साहब, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कल भारत का मैच है मुत्तहदा अरब अमारात से। आमिर, कैसे देखते हैं मुत्तहदा अरब अमारात की टीम ने जिस तरीके से परफॉर्म किया ट्राई नेशन सीरीज में? इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश को अपने होम ग्राउंड पर 2-1 सीरीज हराई। भारत पहला मैच खेला होगा, यूएई जो थी वो वहां पर 4 मैचेस खेल कर आई है। तो आप अगर हम कंपैरिजन करें तो आप नहीं समझते कि
यूएई की जो बैटिंग रिवॉल्व कर रही है वो आसिफ खान और उनके कप्तान मोहम्मद वसीम के गिर्द है। अगरचे अली शान ने भी कुछ रन स्कोर किए। ओवरऑल आप समझते हैं कि यूएई कैन गिव अ टफ टाइम टू इंडियन टीम एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम? देखिए, उनके स्पिनर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो सिवाय रोहित के आई थिंक उनमें इतना ज़्यादा वेनम नहीं है। तो जब वो इंडिया के खिलाफ अगर दुबई में खेलेंगे, क्योंकि शारजा की कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई में जो है वो थोड़ा सा जो है बैट्समैन को एडवांटेज तो मिलेगा वहाँ पे गेंद अगर टर्न हुआ तो स्लो होगा, और जब स्लो टर्न होगा तो वो इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो टर्निंग विकेटों पे खेलने की काफ़ी ज़्यादा अहलियत रखते हैं। लेकिन आपके सवाल को मैं पूरा जवाब देने से पहले जो आपने हाशिम आमला की बात की कि उनको जो है वो एज ए बैटिंग कोच मांगा गया, तो देखिए जो हम लोग काफ़ी अरसे से एक बात को प्रीच करते आ रहे हैं कि सिंगल दुक्का जो है वो क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारा दिन चौके छक्के नहीं मार सकते। तो हाशिम आमला एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर उनका आप कैरियर अगर आपने फॉलो किया हुआ है तो वो इतने कोई ज़्यादा चौके छक्के वो छक्के मारने वाले प्लेयर नहीं थे। वो बड़ा टाइम करके चौके मारते थे, बड़ा प्योर बैटिंग करते थे, सिंगल दुक्का गेंद को छोड़ना। तो अब हैसन को समझ आई है कि सिर्फ अग्रेशन नहीं ज़रूरी, वो जो कंट्रोल एग्रेशन है वो आना चाहिए प्लेयरों को। और जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे प्लेयरों को सिंगल भी करनी आनी चाहिए, तो अब उनको रियलाइज हुआ है कि हमें ऐसा बैटिंग कोच चाहिए जो प्लेयरों को ये सिखाएगा कि आपने इनिंग्स किस तरह बिल्ड करनी है, किस तरीके से आपने जो है वो प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर डालना है। तो आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, और मैं समझता हूं कि अगर हाशिम आमला को अगर आप बैटिंग कोच रखते हैं तो वो इतना क्लास प्लेयर तो है कि वो आपके प्लेयरों को कुछ ना कुछ समझा के तो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा आमिर। जब हाशिम आमला ने अपना कैरियर शुरू किया एज अ टेस्ट प्लेयर शुरू किया, तो टेस्ट के बाद कुछ बहुत अरसे के बाद वो वनडे प्लेयर बने। वनडे के बाद उन्होंने T20 खेला। तो शुरू में वो जिस तरह से उनका बैटिंग स्टाइल था वो टेस्ट में ज्यादा इफेक्टिव रहे, फिर उसके बाद आए। लेकिन अब खुर्रम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप समझते हैं इंडिया की बैटिंग लाइनअप, नो विराट कोहली नो रोहित शर्मा, नई टीम है, और उसी टीम ने इसी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर। तो इन दोनों खिलाड़ियों की अदब मौजूदगी में आप समझते हैं कि भारतीय टीम को इनकी कमी कतई महसूस नहीं होगी? नहीं, देखें ऐसा नहीं है कि क्रिकेट कोई ख़त्म हो गई है, और क्रिकेट तो चलती है, प्लेयर का एक टाइम आता है, उसका एरा जाता है। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि एक नॉर्मल मैच में और एक प्रेशर वाले मैच में ये जो डिफरेंस विराट कोहली डालता था ना, वो ये मिस करेंगे। अब वो प्रेशर कौन लेगा, कौन फ्रंट से लीड करके कोशिश करेगा कि मैं इंडियन टीम को किनारे पे लेके जाऊं, वो देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि जब पाकिस्तान इंडिया का गेम होता है वो प्रेशर गेम होता है, और आपने देखा होगा 2 से 3 दफ़ा वाजे ऐसे सिचुएशन में इंडियन टीम आ गई थी जहां से ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच विराट कोहली ने सिंगल हैंड जितवाया। तो इस तरह के प्रेशर में रोहित शर्मा और विराट कोहली कहाँ कौन उनका उस कैरेक्टर में जाके टीम को किनारे पे लगाएगा, वो तो हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि इंडियन टीम कोशिश अब उनकी कोशिश यही होगी। देखें, बॉलिंग तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, अगर उनका स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, फास्ट बॉलिंग बड़ी बैलेंस है। मगर बैटिंग में सारे वो प्लेयर हैं जो हाई रिस्क प्लेयर हैं और शॉट्स खेलते हैं खुला, और ये पिचेस इस तरह खुले शॉट्स की इजाज़त दे नहीं रही हैं। तो इन्हें कंडीशंस को यूटिलाइज किस तरह करते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका थिंक टैंक जो है बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, होमवर्क दिखता है उनका पीछे। तो देखते हैं कि पहले मैच में स्ट्रैटेजी क्या होगी उनकी। आमिर से मैं पूछना चाहूंगा, आमिर आप क्या समझते हैं कि अगर रोहित और विराट नहीं है तो क्या उनकी बैटिंग का बोझ जो है कौन उठाएगा? शुभमन गिल जिसने कि इंग्लैंड में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, या कोई और बैट्समैन आपको नजर आता है? क्योंकि इन्होंने श्रेयस अय्यर को भी ड्रॉप कर दिया है अपनी टीम से। देखिए, जिस तरह इंग्लैंड की इंडिया की क्रिकेट चल रही है और जितने ऑर्गेनाइज तरीके से वो अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं और प्लेयरों को ग्रूम कर रहे हैं, तो आई थिंक जब ये विराट कोहली और रोहित शर्मा कॉन्template कर रहे थे कि हमने रिटायर हो जाना है, और कुछ तो समझते हैं कि ज़बरदस्ती भी रिटायर करवाया गया किस फॉर्मेट में, तो इन्होंने लाजमी प्लेयरों को जो है बताया होगा कि भाई आपने ये चीज़ें करनी है, आप हमारे लिए विराट की या रोहित की रिप्लेसमेंट हैं, और आपने अपनी गेम को इम्प्रूव करना है। आप देखिए शुभमन गिल
को काफ़ी अरसे टीम से बाहर रखा गया और उनको बताया गया कि आपने क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करके आनी है, फिर आप जाके इंडिया की तरफ से खेलेंगे। देखिए जैसे वो कप्तान बने कितना आपको डिफरेंस नज़र आया। क्या आपको लास्ट जो सीरीज़ खेली गई है इंग्लैंड के खिलाफ, विराट कोहली की आपको कमी महसूस हुई, रोहित शर्मा की आपको कमी महसूस हुई? ये उनकी क्रिकेट जो है बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। जो अगर आपका दुश्मन भी है या आपका जो भी है, जो वो अच्छी चीज कर रहा है, आपको उसको एक्नॉलेज भी करना और एडमिट भी करना है। लेकिन की बात कर रहा हूं आमिर, T20 क्रिकेट में जिस तरह खुर्रम मंजूर भी कह रहे थे कि विराट कोहली अंडर प्रेशर जो उसने इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमेशा उसने अंडर प्रेशर जो है अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कौन सा ऐसा बैट्समैन आपकी नजर में जो अंडर प्रेशर, अगर कोहली का नेमुल बदल नहीं साबित हो सकता तो कोई बात मिर्जा साहब कता कलामी की माजरत, बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान भारत और बड़े टाकरे आगे आने वाले मैचेस में होने वाले हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।